गरीब मरी हुई माँ का मखमली गाउन। बहुत समय पहले की बात है। रौनकपुर नाम के एक गांव में शीतल अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। शीतल दिखने में बहुत ही काली थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक दिन अचानक शीतल को हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब शीतल के पति गणेश अपनी बेटी सरिता का अकेले ही ख्याल रखता था। गणेश एक होटल में नौकर का काम किया करता था और उसी से अपनी बेटी सरिता का भी देखभाल करता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन गणेश काम के लिए होटल पे जा रहा था, तभी एक कार वाले ने गणेश को धक्का मार दिया और वहीं पर गणेश की भी मृत्यु हो गई। अब सरिता बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी सरिता के चाचा चाची उसके पास आते हैं और सरिता को अपने घर लेकर चले जाते हैं। सरिता की चाची उर्मिला बहुत ही कठोर दिल औरत थी। उर्मिला सरिता से अपने घर का सारा काम करवाती। झाड़ू पोछा से लेकर किचन तक का सारा काम सरिता से ही वो करवाया करती थी। उर्मिला सरिता को पूरे दिन में बस एक बार ही खाना देती। तभी एक दिन सरिता की चाची सरिता से कहती है, अरे ओ सरिता की बच्ची, इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? तुम्हें पता नहीं है आज मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है, तो तू घर की अच्छे से सफाई कर ले और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना। और हाँ, खाना बनाने के बाद खाने की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ठीक है चाची जी, मैं घर का सारा काम कर दूंगी और खाना बनाकर भी रख दूंगी और मैं खाने की तरफ देखूंगी भी नहीं। लेकिन जो आप मुझे रूखा सूखा खाने को देती है वह तो दे देना, मैं उसी से अपना पेट भर लूंगी। आपने मुझे अपने घर में रखा है, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें घर में रख लिया है, यही बहुत है, वरना अभी तुम रोड पर भीख मांगती फिरती। चल जा, अब जाकर अपने काम पर लग जा। सरिता सारा दिन घर का काम करती और अपनी चाची का डांट भी सुनती। शाम हो जाने के बाद उर्मिला की बहन आ जाती है। उर्मिला और उसकी बहन निर्मला दोनों बहनें बहुत मस्ती करती है और दोनों बहनें एक साथ मजे से खाना खाती है। उर्मिला और निर्मला के खाना खाने के बाद सरिता अपने चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए चाची जी। क्यों रे मनहूस, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अभी मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ? अपनी मनहूस शक्ल लेकर कहीं भी उठकर आ जाती है। अरे एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर उर्मिला गुस्से में उठती है और एक दिन पहले की बासी रोटी सरिता के मुंह पर फेंक देती है और कहती है, मनहूस कहीं की, ये ले रोटियां और भर ले अपना पेट और दोबारा डिस्टर्ब करने मेरे पास मत आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरिता अपनी चाची की दी हुई सूखी रोटियां बहुत ही मुश्किल से खाती है और पानी पीकर सो जाती है। सुबह होने के बाद सरिता रोजाना की तरह काम पर लग जाती है। उर्मिला और निर्मला दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी और निर्मला अपनी बड़ी बहन उर्मिला से कह रही थी, दीदी आपको पता है हरिपुर गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए तो आई हूँ कि मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीत कर ही आना है। और आप तो मेरी सुंदरता को जानती ही हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ। लेकिन दीदी, उस ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ गाउन पहनकर ही जा सकते हैं, तो आपको मुझे एक गाउन दिलवाने होंगे। तो दीदी आप जीजा जी से बोलकर मुझे एक बढ़िया सा गाउन दिलवा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी छोटी बहन, तुम मेरी सबसे छोटी बहन हो और सबसे प्यारी और सुंदर भी हो। मैं तुम्हें गाउन जरूर दिलवा दूंगी, वह भी अच्छे ब्रांड का। और देखना, इस ब्यूटी कंपटीशन में तो तुम ही जीतोगी। दोनों बहनों को आपस में बातें करते हुए सरिता भी सुन लेती है। सरिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और वह भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती थी। तभी सरिता मन में सोचती है, हाँ, मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा है हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना तो चाहती हूँ, पर पता नहीं
चाची जी मुझे गाउन दिलवाएंगी भी या नहीं। कोई बात नहीं, एक बार चाची जी से बात करके देखती हूँ। वैसे चाची जी दिल की बुरी नहीं है, हो सकता है वह मुझे भी एक गाउन दिलवा दे। यह सोचकर सरिता अपने चाची उर्मिला के पास जाती है और उनसे बोलती है, चाची जी मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे भी एक मखमली गाउन दिलवा दीजिए ना। ब्रांड का ना सही, एक सिंपल सा ही दिलवा दीजिए, क्योंकि ब्यूटी कंपटीशन में गाउन पहनकर ही जाना है। मेरा बहुत मन है ब्यूटी कंपटीशन में जाने का, प्लीज चाची जी। क्या दीदी, तो आप इस नौकरानी को गाउन दिलवाओगी और मेरे सामने इसे ब्यूटी कंपटीशन में खड़ा होने का मौका दोगी? वैसे तो मेरी सुंदरता के सामने कोई टिक नहीं सकता, फिर यह नौकरानी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर यह नौकरानी किस खेत की मूली है? लेकिन दीदी, इस नौकरानी के अंदर बहुत ही हिम्मत है जो आपसे गाउन मांग रही है। दीदी, आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही हो? वैसे आपने भी अपने नौकरों को सर पर चढ़ा रखा है, इन्हें अपनी असली औकात क्यों नहीं दिखाती हैं आप? अरे हाँ मेरी प्यारी बहन, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने ही इस मनुष्य को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। कुछ नहीं कहती तो सर पर चढ़कर बैठ गई है। देखो तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मुझसे गाउन मांगने आई है, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। रुक जा, तुझे मैं अभी तेरी औकात दिखाती हूँ। ऐसा कहकर उर्मिला सरिता की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस कहीं की, तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी, और नौकरानी की तरह रहा कर। महारानी को गाउन चाहिए, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। आज के बाद अगर मेरे से कोई भी फरमाइश की तो घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख, जा मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आ। मनहूस कहीं की, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गई, अब मेरे पल्ले पड़ी हुई है। अरे दीदी छोड़ो भी, अब आप इस नौकरानी की वजह से अपना खून क्यों जला रही हो? चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं और गाउन खरीद कर लाते हैं। उर्मिला और निर्मला शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरिता बहुत रोती है। उर्मिला ने सरिता की बहुत पिटाई की थी। तभी सरिता अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है और जोर जोर से रोती है। माँ, पिताजी, आप देख रही हो ना मेरी किस्मत कितनी खराब है। आप दोनों तो मुझे छोड़कर स्वर्ग में आराम से रह रहे हो और यहाँ मैं नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ। चाची मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ मगर जा नहीं सकती। अगर आप आज जिंदा होती तो मैं इस ब्यूटी कंपटीशन में जरूर जाती और जीत कर भी आती। मैं ब्यूटी कंपटीशन में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास गाउन ही नहीं है। माँ, अगर आप जिंदा होती तो कितना अच्छा होता, मेरा हर एक सपना पूरा होता। मुझे कभी किसी की पिटाई सहन नहीं करनी पड़ती और ना ही किसी का अत्याचार सहना पड़ता। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो माँ? ऐसा बोलकर सरिता बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी सरिता को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि सरिता की माँ की तस्वीर से ही आ रही थी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार होता है, लेकिन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू ब्यूटी कंपटीशन में जरूर जाएगी मेरी बच्ची, और तेरा हर एक सपना जरूर पूरा होगा। मैं जानती हूँ तेरा बचपन से ही सपना था ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। जब तुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाने का मौका मिला है तो तू पीछे नहीं रहेगी मेरी बच्ची। तुझे एक गाउन की जरूरत है ना, तो आज तेरी ये माँ तुझे एक जादुई मखमली गाउन देती है। माँ, आप मुझसे बातें कर सकती हो? मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर माँ। सच में माँ, आप मुझे जादुई गाउन दोगी और मैं ब्यूटी कंपटीशन में जा सकती हूँ? सच में माँ, ऐसा हो सकता है? सच में एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। माँ से अच्छा कोई नहीं होता। मेरी प्यारी बच्ची, तेरा जादुई गाउन तेरे अलमारी में रखा है। जा उस अलमारी को खोल कर देख, उसके अंदर एक जादुई मखमली गाउन रखा है। तो उस ब्यूटी कंपटीशन में उसे ही पहन कर जाना और देखना
इस ब्यूटी कंपटीशन को तो तू ही जीतेगी। सरिता अपने माँ के कहने पर अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर जादुई मखमली गाउन रखा होता है, जिसे देखकर सरिता बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला और निर्मला भी शॉपिंग से वापस आ जाती है और वह भी एक सुंदर सा गाउन लेकर आती है, लेकिन जादुई मखमली गाउन के सामने उसका गाउन कुछ भी नहीं था। दीदी, ये कलमुही सरिता कहाँ है? हम दोनों शॉपिंग से वापस आ गए। अरे ओ कलमुही सरिता, हम दोनों शॉपिंग से वापस आ गए हैं, हमारे लिए फ्रेश जूस लेकर आ। उफ़ो निर्मला, बाहर कितनी गर्मी थी, मैं तो गर्मी के मारे मर ही गई। सरिता उर्मिला और निर्मला के लिए फ्रेश जूस लेकर आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन ब्यूटी कंपटीशन था। उर्मिला और निर्मला ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती है और सरिता उनके जाने के बाद अपनी जादुई मखमली गाउन को पहनकर पीछे से ब्यूटी कंपटीशन में जाती है। जादुई मखमली गाउन पहनते ही सरिता पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ब्यूटी कंपटीशन में हर किसी की नजर सरिता पर ही थी, क्योंकि सरिता का मखमली गाउन बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और सरिता भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सरिता उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसे देखकर उर्मिला और निर्मला आग बबूला हो जाती है। घर आने के बाद उर्मिला सरिता से कहती है, क्यों रे मनहूस, जब तेरे पास इतना सुंदर मखमली गाउन था तो तू मेरे पास क्यों आई थी? अब सच सच बताना, तेरे पास ये जादुई मखमली गाउन कहाँ से आया? चाची जी, ये जादुई मखमली गाउन मेरी माँ ने मुझे दिया है और यह कोई मामूली गाउन नहीं है, ये तो जादुई मखमली गाउन है। इस जादुई मखमली गाउन को जो भी पहनेगा वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। माँ ने मुझे ऐसा ही बताया था। दीदी, ये कह तो बिल्कुल सच ही रही है। जब इस नौकरानी ने यह जादुई मखमली गाउन पहना तो यह इतनी सुंदर हो गई। आपको इससे यह जादुई मखमली गाउन छीन लेना चाहिए और इस जादुई मखमली गाउन पर आपका और मेरा हक होना चाहिए और इसे पहनकर हम और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे और अमीर भी। इसके बाद हम इस नौकरानी को यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। दीदी, इस जादुई मखमली गाउन को पहनकर मैं एक बड़े से कंपटीशन में जाऊंगी, फिर वहाँ कोई मुझे टक्कर नहीं दे सकता। उर्मिला निर्मला की बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है और उर्मिला सरिता से वो जादुई मखमली गाउन छीनकर निर्मला को दे देती है। जैसे ही निर्मला जादुई मखमली गाउन को पहनती है तो निर्मला बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर उर्मिला चौंक जाती है। तभी उस जादुई मखमली गाउन से एक आवाज आती है, यह जादुई मखमली गाउन है। ये गाउन अच्छे लोगों के काम ही आता है, बुरे लोगों के काम नहीं आता। तुमने बेचारी सरिता के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। उर्मिला, इसकी सजा तुम्हारी बहन निर्मला को मिल गई। अब तुम्हारी बहन निर्मला हमेशा के लिए बदसूरत ही रहेगी और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी हमेशा के लिए बदसूरत हो जाओगी। और तभी जादुई मखमली लहंगे में से एक रोशनी आती है और उर्मिला भी उस रोशनी की वजह से बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उसके बाद सरिता उर्मिला से वह जादुई लहंगा वापस ले लेती है और उर्मिला के घर से हमेशा के लिए चली जाती है। सरिता जादुई लहंगे की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है और जादुई गाउन से एक बढ़िया सा घर बनाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अमीर सौतेली बहन का अत्याचार। एक समय की बात है, शिवनगर में रहने वाला राघव बस स्टैंड के पास चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। राघव की 2 पत्नियां थी, शांति और प्रेमलता। पहली पत्नी शांति से उसे कोई औलाद नहीं थी, तो इसीलिए उसने प्रेमलता से दूसरी शादी कर ली। शांति को शुरू में प्रेमलता से लड़ाई झगड़ों में दिन काटना पड़ा। प्रेमलता ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसने अपनी बेटी का नाम अन्नू रखा। इसके बाद राघव ने शांति का देखभाल करना बिल्कुल बंद कर दिया। शांति अन्नू का देखभाल करती थी और प्रेमलता द्वारा किए गए अत्याचार को सहती रहती थी और अपने मन में सोचती है
कि एक माँ का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह एक बच्चे की माँ हो। शांति माँ बनने का बेसब्री से इंतजार करती है। जब अन्नू 12 साल की हो गई तो एक गंभीर बीमारी से प्रेमलता की मौत हो गई। अब शांति ने अन्नू की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और उसी समय शांति ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। उसने उसका नाम राधा रखा। गांव के लोग आपस में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं कि अब तक शांति की कोई औलाद नहीं थी तो उसने अन्नू का अच्छी तरह देखभाल किया, लेकिन अब उसने खुद एक बच्ची को जन्म दिया है तो वह अब अन्नू का देखभाल नहीं करेगी। जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे तभी वहीं खड़ी अन्नू भी उन सब लोगों की बातें सुन लेती है और अपने दिमाग में बैठा लेती है और अपनी बहन राधा के लिए अपने दिल में जहर भर लेती है। एक दिन शांति अपने पति के लिए लंच लेकर चाय की दुकान पे जा रही थी। तभी वो अन्नू से कहती है, अन्नू बेटा, मैं तुम्हारे पापा के लिए लंच लेकर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम राधा का ध्यान रखना। इतना कहकर शांति लंच लेकर चली जाती है। अन्नू शांति की बातों को इग्नोर करते हुए टीवी देखते रहती है। तभी राधा बॉल लेकर अन्नू के पास आती है और बोलती है, दीदी दीदी चलो ना, हम साथ में गेम खेलते हैं। यह सुनकर अन्नू राधा को गुस्से से देखते हुए बोलती है, अगर तूने अपनी जुबान से मुझे दीदी कहा ना तो खींच कर 2 थप्पड़ मारूंगी। भाग यहाँ से और दोबारा मेरे पास मत आना। अन्नू के इस तरह के व्यवहार से राधा उदास होकर बाहर सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है और अन्नू टीवी पर कार्टून देखकर हंस रही थी। उसी समय शांति अपने पति का लंच लेकर वापस आ जाती है और वह देखती है कि राधा सीढ़ियों पर बैठी रो रही है और अंदर अन्नू की हंसने की आवाज आ रही है। शांति अपनी बेटी राधा को चुप कराकर उसे अंदर लेकर जाती है। अन्नू बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि अपनी छोटी बहन को रुलाते नहीं? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है? तुम हर बार इसे रुलाती रहती हो। यह अच्छी बात नहीं है बेटा। शांति के इतना कहते ही अन्नू ने टीवी के रिमोट को फर्श पर फेंक दिया और गुस्से से वहाँ से चली गई। अन्नू, कहाँ जा रही हो? हर बात पर बस गुस्सा आ जाता है। मैं भी देखती हूँ तुम कहाँ जाती हो। जब भूख लगेगी ना तो खुद वापस आओगी। उसके बाद शांति अपनी बेटी राधा को खाना खिलाने लगती है। उधर अन्नू गुस्से से सड़क पर चल रही थी और मन ही मन बोले जा रही थी, जब से राधा ने जन्म लिया है माँ मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। अगर अभी मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे मनाकर घर ले जाती। उदास मन से अन्नू अपने पिता के चाय की दुकान पर चली जाती है। राघव उसे उदास देखकर पूछता है। तभी अन्नू अपने पिताजी से अपनी माँ के बारे में सारी बातें बताती है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को बोलूँगा कि तुम पर गुस्सा न करे। अन्नू अपने पिताजी की बातें सुनकर शांत हो जाती है। शाम को राघव अन्नू को अपने साथ घर लेकर आता है। अन्नू के सामने राघव अपनी पति को ऐसे बोलता है जैसे वो अपनी पत्नी को डांट रहा हो। यह देखकर अन्नू खुश हो जाती है। फिर रात में सभी एक साथ डिनर करते हैं। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे। तभी राघव चाय की दुकान पर चला जाता है, लेकिन शांति अभी तक सोकर नहीं उठी थी। बगल में बैठी राधा अपनी माँ को उठाती है। माँ, उठो ना, कब उठोगे? सुबह के 9 बज गए हैं और आप अभी तक उठे नहीं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे दूध दो ना। राधा अपनी माँ को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी शांति नहीं उठती है। तभी राधा अपनी बहन अन्नू के पास जाती है। अन्नू हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। दीदी दीदी, माँ नहीं उठ रही है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, एक बार आप जगा कर देखो ना प्लीज दीदी। राधा अन्नू से बार बार माँ को उठाने के लिए कहती है, लेकिन अन्नू राधा को कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप टीवी देखती रहती है। राधा ने अन्नू को बहुत बार बोला, लेकिन फिर भी अन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राधा अपने पिताजी के चाय की दुकान पर दौड़ते हुए गई और सारी बातें अपने पिता को बतलाती है।
राघव को यह सारी बातें सुनकर बहुत ही टेंशन हो जाती है और वह फौरन वहाँ से घर आता है और अपनी पत्नी शांति के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन शांति कोई जवाब नहीं दे रही थी। राघव को समझ आता है कि शांति अब इस दुनिया में नहीं रही। वह अपनी दोनों बेटियों को यह बात बतलाता है और बहुत दुखी होता है। शांति, तुम भी बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब मेरी दोनों बेटियों का देखभाल कौन करेगा? माँ उठो ना माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। प्लीज माँ उठो ना, उठो, जल्दी उठो। क्या हो गया आपको? आप उठ क्यों नहीं रही हो? राधा और अन्नू दोनों बहुत रो रही थी। राघव अपनी दोनों बेटियों को रोता देख बहुत ही दुखी हो रहा था। तभी अन्नू को ऐसा लगता है कि शांति की मौत का कारण राधा है। गुस्से में अन्नू राधा के पास जाती है। माँ की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, यह बोलते हुए उसने गुस्से में राधा को थप्पड़ मारा। दीदी मुझे मत मारो, मैंने ऐसा क्या किया है? आप मुझे क्यों मार रही हो? राधा रोते हुए अन्नू के पैरों पर गिर जाती है। यह देखकर राघव अन्नू को धक्का दे देता है। तभी अन्नू फर्श पर गिर जाती है। अन्नू, वो तुमसे छोटी है, तुम इसे ऐसे क्यों मार रही हो? जब से इस लड़की ने जन्म लिया था, माँ मेरा देखभाल नहीं करती थी और जैसे जैसे यह बड़ी हो रही थी, माँ को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और आज इसी की वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह बातें सुनकर राधा अपनी बहन अन्नू से कहती है, दीदी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा जन्म लेना ही गलत है तो मुझे मार डालो मुझे अपने हाथों से। अगर दोबारा तूने मुझे दीदी कहा ना तो मैं सच में तुझे जान से मार डालूंगी। अन्नू ने अपनी बहन का गला पकड़ लिया और उसने कसकर राधा का गला दबाकर उसकी सांस रोकनी चाही। राधा बहुत तेज रो रही थी। दीदी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। यह सब देखकर राघव घबरा गया और उन दोनों को अलग करते हुए बोला, अन्नू, तुझे समझ नहीं आ रहा या तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही थी। इसी ने मुझे कहा कि मार डालो, फिर मैं इसे क्यों ना मार डालूं? अन्नू, वह अभी बहुत छोटी बच्ची है, वह क्या जानेगी? तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी, समझी तू? राघव ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। अन्नू राधा को गुस्से में घूरती है। थोड़ी देर बाद राधा फिर से अपनी बहन से बोलती है, दीदी आपको माँ की जरूरत है और मुझे भी माँ चाहिए। अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या माँ वापस आ जाएगी? अन्नू अपनी छोटी बहन राधा को जवाब देना नहीं चाहती थी और वह गुस्से में राधा को देखती रहती है। राधा अन्नू से फिर बोलती है, बोलो ना दीदी, अगर मैं मर जाऊँ तो माँ वापस आ जाएगी और हमसे बात करके हमें खाना खिलाएगी, तो फिर मैं मर जाती हूँ। मेरे पास न सही लेकिन आपके पास तो रहेगी ना माँ, कम से कम आप तो खुश रह सकोगी ना। मार दो मुझे दीदी, मार दो। दूर हो जा मेरी नजरों से, मुझे नफरत है तुमसे, मेरे पास मत आना। उसके बाद राधा अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ उठो ना माँ, दीदी कहती है मैंने आपको मार दिया, वो मुझे पीट रही है, मुझे डांट रही है। प्लीज माँ उठो और दीदी से कहो कि आपकी बेटी ऐसी नहीं है। रोते रोते राधा अपनी आंखें बंद कर लेती है। अन्नू यह सब देखकर बाहर जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सब कुछ बिल्कुल उदास रहता है क्योंकि शांति अब नहीं थी। एक दिन राघव अपनी बेटी अन्नू से कहता है, देखो अन्नू, आज से मैं तुम्हें अपने घर और तुम्हारी छोटी बहन की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। आज से तुम्हें राधा की पूरी देखभाल करनी होगी। पर पापा, मैं घर का देखभाल कैसे करूँगी? मुझे तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम इस घर की बड़ी बेटी हो तो घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी चाहिए और तुम्हें अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना है। तभी तुम्हारी दोनों माओं की आत्मा को शांति मिलेगी, वरना उन दोनों माओं की आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। पापा, आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी है ना? हाँ बेटा, आज से तुम ही इसके माँ और बाप हो। अब इसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। ठीक है पापा, आज से इसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, तो जो मैं कहूँगी इसको वही करना चाहिए, नहीं तो मैं इसे सजा दूंगी। ठीक है दीदी,
आज से आप जो कहोगी मैं वही करूँगी, एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगी। उसके बाद अन्नू खुश होकर अपने मन में सोचती है, कम से कम अब तो मैं अपने मन का कर पाऊंगी। उसके बाद अन्नू अपनी बहन को कुटिल मन से गले लगा लेती है। सुबह के 8 बज रहे थे। राधा किचन में जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी अन्नू ब्रश लिए हुए किचन में आती है और राधा से बोलती है, बहन क्या पापा चाय की दुकान पर चले गए? अन्नू के मुंह से बहन सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और अन्नू से बोलती है, दीदी पापा तो सुबह 7 बजे ही चाय की दुकान पर चले गए। ठीक है, क्या तुमने मेरे नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है? हाँ दीदी, पानी तो मैंने गर्म करके रख दिया है। क्या मैं बाथरूम में जाकर रखाऊं? बाथरूम में नहीं, मेरे मुंह पर डाल दो। नहीं नहीं दीदी, पानी बहुत गर्म है, मुंह पर डालने से आपका मुंह जल जाएगा। अच्छा तो ऐसी बात है। इतना कहकर अन्नू राधा का हाथ उस गर्म पानी में डाल देती है। राधा जोर जोर से चिल्लाती है, माँ माँ। देखो अभी तक तुम्हारा हाथ नहीं जला, इसका मतलब पानी गर्म नहीं हुआ है। नहीं दीदी, देखो ना पानी में से गर्म भाप निकल रहा है। राधा का हाथ जलकर लाल हो गया था और उसको बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अन्नू को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। इसी तरह अन्नू राधा के ऊपर बहुत जुल्म करती रही। एक दिन अन्नू राधा को खींचते हुए रेलवे स्टेशन पर ले जाती है। यह देखकर राधा बहुत डर जाती है। दीदी अब मुझे कहाँ ले जा रही हो? दीदी तुम मेरी बात को सही से सुन नहीं रही हो, तो आज मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना सुनते ही राधा तेज तेज से रोने लगती है और अपनी बहन के पैरों पर गिर जाती है। नहीं दीदी प्लीज मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। राधा बहुत रोती है, लेकिन अन्नू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और राधा को वहीं रेलवे ट्रैक पर छोड़कर अन्नू वापस आने लगती है। अन्नू जब रेलवे ट्रैक पर चल रही थी तभी उसका पैर पटरियों के बीच में फंस जाता है। तभी अन्नू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन राधा दौड़कर अन्नू के पास आती है और देखती है अन्नू का पैर पटरियों के बीच में फंसा हुआ है। तभी राधा को ट्रेन की आने की आवाज सुनाई पड़ती है। यह देखकर राधा बहुत ही घबरा जाती है। ओह ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो यहाँ इस राधा की बच्ची को छोड़ने आई थी, लेकिन यहाँ तो मैं ही फंस गई। अब क्या होगा मेरा? ट्रेन भी आ रही है। अन्नू और राधा दोनों बहुत घबरा रही थी। ट्रेन भी पास आने ही वाली थी। अपनी बहन को बचाने के लिए राधा इधर उधर देख रही थी। उसे कुछ दूरी पर ट्रैक बदलने के लिए एक लीवर दिखा। वह दौड़ी दौड़ी लीवर के पास पहुंचती है। सामने से ट्रेन आ ही रही थी। राधा उस लीवर को पकड़कर जोर से खींचती है। सामने से ट्रेन को आते हुए देख अन्नू अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, हे भगवान अब मुझे बचा लो। तभी ट्रेन बगल के पटरी से होकर गुजर जाती है। यह देखकर अन्नू एक गहरी सांस लेती है और अपनी बहन को गले से लगा लेती है और उसको लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद अन्नू राधा से कहती है, राधा मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैंने तुझे कभी अपना नहीं समझा, लेकिन आज तूने मेरी जान बचाकर यह साबित कर दिया कि तू मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत है। अब मुझे कभी मत डांटना और हमेशा प्यार से रहना। इतना कहकर राधा अन्नू को माफ कर देती है। उस दिन से दोनों बहनें एक साथ रहने लगती है और अब वह अपनी दोनों बेटियों को देखकर बहुत खुश था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।